What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 6 of our 100 day revision series और इन 100 days में हम लोग हमारा पूरा ही सिलेबस अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स खत्म करते चलेंगे और आप लोगों के साथ साथ तैयारी पक्की रखेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके अंदर आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। कॉपी पेन ले आओ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं बहुत शानदार एग्जाम्पल्स के साथ एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर करूंगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब देखो यार, दो प्रकार की इनकम्स आपको हो सकती हैं। एक इनकम होती है जो आपको मेहनत करके कमानी पड़ती है और एक इनकम होती है जो बिना मेहनत के आपको रिसीव हो रही है, जैसे कोई गिफ्ट मिल रहा है या जैसे चिंटू फॉर एग्जांपल अपने नानी के घर गया है छुट्टियों में, तो जब नानी के घर से आएगा तो नानी के घर से उसको पैसे मिलते हैं आते हुए, ले बेटा। जो चिंटू शुरू में कहता है अरे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अल्टीमेटली लेके आ जाता है। बिना मेहनत के मिल रही है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, इसी तरीके से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, इसी तरीके से कोई बेरोजगारी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है। तो एक तो इनकम ये है जो बिना कुछ किए मिल रही है, एक है जो मेहनत करके कमानी पड़ेगी। मैं पूरे दिन पढ़ाता हूं तो मुझे फीस मिलती है। आपके पेरेंट्स पूरे दिन सुबह से शाम तक अपने बिजनेसेस में दुकान पे जाते हैं, अलग अलग जॉब्स करते हैं, तो उनको सैलरीज मिलती हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, राइट। तो ये सारी इनकम्स जो मेहनत करके कमानी पड़ती हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती हैं और इनको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। और जो बिना मेहनत करे मिल रही है वो कौन सी है? ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम कौन सी है? द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज। ठीक हो गया। तो ये जो बेसिकली फैक्टर इनकम है ये बिना मेहनत के नहीं आएगी, मेहनत करके ही कमानी पड़ेगी, अपनी गुड्स और सर्विसेज देने के बदले में ही ये मिलेगी, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। चाहे आपने कोई लैंड प्रोवाइड किया हो, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज कुछ भी दिया हो, है ना, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए ही आपको ये पैसा मिलता है। फैक्टर इनकम ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम में तो हम वही कंसिडर करेंगे ना जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ हो, क्योंकि नेशनल इनकम देश की इनकम तभी कंसीडर करी जाती है अगर आपने देश में प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम कौन सी होगी? रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिटर्न। आपने कोई सर्विस नहीं दिया है रिटर्न में लेकिन आपको पैसा मिल रहा है। ये कैसी इनकम होती है? यूनिलेटरल होती है, वन साइडेड है, क्योंकि आपको बस पैसा मिल रहा है, आपने उसके बदले में कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करे हैं, ठीक है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाती क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसके अंदर। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसके एग्जांपल्स में बहुत क्लियरली लिखा है, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, पॉकेट मनी मिल रही है, ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल्स हो जाते हैं। सही है जी। जो टैक्सेस सरकार रिसीव करती है वो भी ट्रांसफर इनकम है क्योंकि बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के चल रहे हैं। सिमिलरली सब्सिडीज जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो ट्रांसफर पेमेंट होती है गवर्नमेंट की। चलो सर ये भी हो गया। अब जो ट्रांसफर रिसिप्ट्स होती हैं बेटा, जो बिना मेहनत के आपको मिल रही हैं, वो दो तरीके की होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बस पता होना चाहिए। करंट ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स कौन से होते हैं? जो सामने वाला आपको अपनी इनकम में से दे रहा है। तो आपको अगर सामने वाले की इनकम में से कोई पैसा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं करंट ट्रांसफर। अगर वेल्थ में से मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। तो करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम whereas capital transfers are made out of wealth। करंट ट्रांसफर्स रेगुलर नेचर के होते हैं, मिलते रहते हैं, कैपिटल ट्रांसफर इररेगुलर नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपको बस बेसिक करंट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा डिटेल में इससे सवाल नहीं आता है। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं करंट ट्रांसफर्स के? ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कैपिटल ट्रांसफर्स के इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स मिल गए। देखो अब वेल्थ में से दिया होगा ना, इन्वेस्टमेंट दे दिया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वॉर डैमेजेस हो गए, ये सब बच्चों कैपिटल ट्रांसफर्स में आ जाते हैं। अब इनका एक डिफरेंस लिखा हुआ है, देखो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट, जो बिना किसी सर्विस दिए यूजुअली मिल जाती हैं, है ना। तो ये हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये हम कहीं भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ है, ठीक है। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, कमानी पड़ती है। ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, बस रिसीव हो जाती है हमें।
इसके बाद ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, वो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को मिलती है। फिर एग्जाम्पल्स आ गए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इसमें स्कॉलरशिप वगैरह ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो इसको आप बस स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलो सर, अब अगला टॉपिक क्या आ रहा है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आ जाओ, थोड़ा सा इसके लिए हम नोट पे चलेंगे, लिख के समझाऊंगा मैं आपको कि क्या है फाइनल गुड, क्या है इंटरमीडिएट गुड। देखो बेटा, आप अपने पास ना सबसे पहले एक चार्ट बना लो। गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट गुड, एक होता है फाइनल गुड। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड कौन सा होगा, जिसको दो तरीके से यूज किया जाएगा। देखो, कोई भी प्रोडक्ट फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भैया बताओ कि मेरी घड़ी फाइनल है या इंटरमीडिएट है, तो मैं बोलूंगा पहले बताओ कि यूज क्या है इस घड़ी का। क्या मैं एक दुकानदार हूं जो घड़ी बेचता है, या मैं एक कंज्यूमर हूं जो घड़ी जिसने पहनने के लिए ली है। तो कोई भी प्रोडक्ट फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, तो उसको बोलो रुक जा बेटा, ये क्वेश्चन अधूरा है, पहले मुझे ये बता कि ये यूज कहां हो रहा है। तो फाइनल या इंटरमीडिएट कैसे पता चलता है, उसके यूज से, कि वो कहां यूज हो रहा है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए लिया गया है, या फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन हो जाता है विद इन सेम ईयर, एक साल के अंदर अंदर, तो बेटा वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, या फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया गया है विद इन सेम ईयर, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। फाइनल कब कहलाएगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट या तो कंज्यूमर ने कंजम्पशन के लिए लिया है, या फिर कोई फर्म की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर ने लिया है, जैसे ये घड़ी मैंने अपने लिए ली है, ना तो मैं इसको रीसेल करूंगा, ना मैं इससे फर्दर प्रोडक्शन करूंगा, तो ये इंटरमीडिएट तो नहीं है। मैं कंज्यूमर हूं, मैं अपने लिए इसको कंज्यूम करूंगा, यूज करूंगा, तो ये मेरे लिए कंजम्पशन गुड है, फाइनल गुड है। ठीक हो गया। वहीं पे अगर किसी फर्म में ऐसा है कि प्रिंटर लिया है, एक फर्म ने प्रिंटर लिया है, हमारे ही ऑफिस में प्रिंटर लगा है, तो ना तो हम उससे रीसेल करेंगे, हम उससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन वो विद इन सेम ईयर नहीं होगा, एक साल से ज्यादा हो जाएगा। तो एक साल से ज्यादा अगर किसी का लाइफ हो गया, तो वो इंटरमीडिएट से बाहर आ गया बच्चों, तो वो फिर फाइनल में चला जाता है, क्योंकि वो एज अ इन्वेस्टमेंट मेरी फर्म में रखा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कोई भी गुड अगर रीसेल के लिए है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए है, तो वो इंटरमीडिएट है। कोई भी गुड अगर कंजम्पशन के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो वो फाइनल गुड है। सर इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा देखो, लेकिन उससे पहले आप ये लिख के अपने पास ये कैटेगरीज रख लिया करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, मिल्क परचेज्ड बाय अ टी स्टॉल, milk purchased by a consumer, furniture installed in school, furniture purchased by a dealer। अब देखो, ऐसी 5 कैटेगरीज मैंने 5 क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए। अब पेपर एक पब्लिशर ने खरीदा है, तो पब्लिशर क्या करेगा? पेपर से किताबें छापेगा, उसका फर्दर प्रोडक्शन यूज करेगा उसको विद इन द सेम ईयर। कोई भी पब्लिशर ये नहीं चाहेगा कि कागज वो अपने पास बचा के रखे एक साल से ज्यादा के लिए, खराब हो जाएगा यार, तो एक साल के अंदर अंदर यूज कर लेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा, तो ये बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है। मिल्क परचेज्ड बाय अ टी स्टॉल, एक चाय के स्टॉल वाले ने मिल्क खरीदा है, तो भैया वो मिल्क का क्या करेगा? या तो उसको रीसेल करेगा या उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, तो ये भी क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। वही मिल्क अगर एक कंज्यूमर ने खरीदा है, हम लोगों ने अपने घर के लिए खरीदा है, तो भैया ना तो हम रीसेल करेंगे, ना उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, कोई हम प्रोडक्शन करके चाय थोड़ी ना बेचेंगे, हम तो खुद उसको कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे। फाइनल हो गया, देखो वही मिल्क, यही फाइनल हो गया। फर्नीचर स्कूल में लगा हुआ है,
अब देखो फर्नीचर अगर स्कूल में लगा हुआ है तो स्कूल उसको रीसेल तो करेगा नहीं, ना ही स्कूल उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा। अब कोई बच्चा बोलने लगे सर फर्दर प्रोडक्शन तो हो रहा है, बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं उसी फर्नीचर पे बैठ के, तो बेटा मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, लेकिन क्या वो विद इन सेम ईयर, एक साल के अंदर अंदर यूज हो रहा है? अगर कोई ऐसी चीज होती ना जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाती तो मैं उसको डेफिनेटली इंटरमीडिएट में डाल देता। जैसे यहीं पे मैं फर्नीचर की जगह चौक लिख दूं, चौक यूज्ड इन स्कूल। तो अब देखो स्कूल में चौक यूज हो रही है, चौक को क्या किया जा रहा है, रीसेल तो नहीं करेगा स्कूल, लेकिन उससे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जरूर होंगी, स्कूल उसको पढ़ाने में यूज करेगा। और चौक्स जो है एक साल के अंदर अंदर यूज कर ही लेगा। ऑफ कोर्स कोई भी स्कूल इतनी चौक नहीं रखेगा कि वो भाई साहब पहले ही भर ले। तो चौक, मार्कर, डस्टर, इस तरीके की चीजें अगर स्कूल में है तो वो विद इन सेम ईयर यूज होंगी, इसीलिए हम उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। लेकिन स्कूल में अगर फर्नीचर लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा, लेकिन उसका जो लाइफ है वो एक साल से ज्यादा चला गया। कभी भी किसी भी चीज का लाइफ एक साल से ज्यादा चला जाए फिर वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो वो फाइनल में चला जाएगा। इसीलिए ये क्या कहलाएगा बेटा, फाइनल कहलाएगा। उसके बाद फर्नीचर अगर एक डीलर ने खरीदा है, डीलर क्या करेगा, फर्नीचर को बेचेगा, रीसेल करेगा, तो इंटरमीडिएट में चला गया। तो देखो कोई भी गुड हो वो आपके लिए इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वही गुड फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो यूज कहां पे हो रहा है, समझे। तो ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको इंटरमीडिएट फाइनल दिमाग लगाना है। कुछ चीजें ध्यान रखना, रीसेल करने के लिए हो रहा है इंटरमीडिएट, उससे गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसकी लाइफ एक साल से कम है, इंटरमीडिएट। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, लाइफ एक साल से ज्यादा है, फाइनल। किसी कंज्यूमर ने कुछ भी खरीदा है, हमेशा फाइनल। कंज्यूमर ने कुछ भी खरीदा हो, मैं कंज्यूमर हूं, मेरे घर पे मैं जो भी खरीदूंगा, लाइफ चाहे एक साल से कम है, लाइफ चाहे एक साल से ज्यादा है, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कंज्यूमर हूं ना, फाइनल। सीधा सीधा, ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज में आ जाती हैं चीजें, सही है। चलो देखो, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन होगी या इन्वेस्टमेंट होगी। गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स एज मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन। गुड्स परचेज बाय फर्म्स, ये सारे के सारे बेटा हमारे पास मेनली फाइनल गुड्स हो जाते हैं, ठीक है। डन सर। इंटरमीडिएट कौन से होंगे, दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ये बेटा सेम ईयर वाला कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट से, गुड से, सर्विस से एक साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो ही वो इंटरमीडिएट में जाएगा। एक साल से ज़्यादा लाइफ स्पैन हो गई तो फिर वो फाइनल में चला जाएगा। जैसे गुड्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, ये सब बच्चों हमारे पास इंटरमीडिएट में आ जाएगा, ठीक है। ओके अब इंटरमीडिएट के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है देखो इंटरमीडिएट के बारे में, दे आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ये यूजुअली एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से खरीदता है, ठीक है, मतलब B2B होता है, इसमें कंज्यूमर का कोई लेन देन नहीं होता। दे हैव डिराइव डिमांड, इनकी डिराइव डिमांड होती है, यानी अगर चाय वाला मिल्क खरीद रहा है तो मिल्क की डिमांड टी की सेल कितनी है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो दूध तो बेचता नहीं है, ठीक हो गया। दे आर नॉट येट रेडी टू यूज, ये रेडी टू यूज नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट है, बाकी तो बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन इतना इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। प्रोडक्शन बाउंड्री बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री का क्या मतलब होता है कि देखो अभी फॉर एग्जांपल फार्मर ने कॉटन खरीदा, कॉटन से थ्रेड बना, थ्रेड से क्लोथ बना, क्लोथ कंज्यूमर के पास गया, तो जब वो कंज्यूमर के पास आया तो वो इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया। तो जब तक किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन हो सकता है, जब तक वैल्यू एडिशन हो सकता है तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। जब उसके अंदर और कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चला गया। जैसे मेरा सोफा है, मेरे सामने मेरे घर में सोफा रखा हुआ है, तो ये सोफा जब मेरे घर में आ गया तो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल गया। सबसे पहले पेड़ लगे होंगे, पेड़ कट के फिर शीट्स बनी होंगी, फिर डिजाइन बना होगा, सोफा बना होगा, तो देखो कितने सारी चीजें बनी, कितने सारे प्रोसेस आए बीच में, तो वो सारे प्रोडक्शन बाउंड्री में आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। प्रोडक्शन बाउंड्री वो लाइन है जिसके अंदर सारे इंटरमीडिएट गुड होते हैं, ठीक है। जब प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं तो वो फाइनल गुड बन जाते हैं। चलो सर, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? बेटा उसके यूज के ऊपर, गुड के ऊपर नहीं, कैसे यूज हो रहा है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
नेशनल इनकम में हम कौन सा कंसिडर करें, इंटरमीडिएट कंसिडर करें या फाइनल कंसिडर करें? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड जो है वो तो सेम ईयर में ही यूज हो जाता है, उससे कोई दूसरा गुड बन जाता है, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में हम सिर्फ एक ही गुड कंसिडर करेंगे, वो है फाइनल गुड। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड। क्योंकि फाइनल जो बना है, इंटरमीडिएट तो उसके अंदर अपने आप आ गया। तो अगर आपने इंटरमीडिएट अलग से ले लिया नेशनल इनकम में, फाइनल अलग से ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एक चाय वाले ने चाय बना के बेची है 15 रुपए की, जिसके अंदर 5 रुपए का दूध लगा है। अब नेशनल इनकम में आप 5 रुपए का दूध भी ले लो, 15 रुपए की चाय भी ले लो, आप टोटल 20 रुपए ले लो, तो भैया दूध 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि 15 की चाय में 5 का दूध ऑलरेडी था। आप दूध अलग से क्यों काउंट कर रहे हो? इसीलिए बोलते हैं इंटरमीडिएट कंसिडर नहीं करते, सिर्फ फाइनल कंसिडर करेंगे बच्चों। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। फिर एक डिफरेंस आता है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में। फाइनल गुड कौन से होते हैं ये मैंने आपको पूरा ही बता दिया है ऑलरेडी। फाइनल गुड कौन से होते हैं बेटा? जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज होंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होंगे। इंटरमीडिएट कौन से हैं? जो या तो रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगे, ये इंक्लूड नहीं होंगे कहीं पे भी। ठीक है, वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड रेडी टू यूज होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुके हैं। इंटरमीडिएट में वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर है, तो इसमें कुछ भी अभी वैल्यू एडिशन हो सकता है। एग्जाम्पल्स आ गए। फिर मिल्क अगर हाउस होल्ड ने खरीदा तो वो फाइनल है, वही मिल्क अगर डेयरी शॉप ने खरीदा, टी स्टॉल ने खरीदा, वो इंटरमीडिएट है। ठीक है जी, ये होता है बच्चों फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। इसके बाद आ रहे हैं फाइनल गुड्स की भी कैटेगरी, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। आ जाओ वापस से नोट्स पे चलते हैं। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया, अब जो गुड्स हैं वो 2 तरीके के थे बेटा, इंटरमीडिएट और फाइनल। अब फाइनल में आप क्या कर रहे थे? या तो आप कंजम्पशन कर रहे थे, उनको एज अ कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे थे, या फिर आप उनसे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आप एक फर्म हो और आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जितने भी गुड्स आपने कंज्यूम करे एज अ कंज्यूमर, जो घर पे यूज हुए, उनको बच्चों कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे। और जितने भी गुड्स एज अ इन्वेस्टमेंट रखे हैं उनको हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल गुड्स की भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स, जो कंज्यूमर ने कंज्यूम करे हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन के लिए यूज करे तो उनको कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रखे तो उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और कंजम्पशन में भी कंज्यूमर जब घर लेके आ रहा है तो उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई हैं बेटा। एक है ड्यूरेबल, जो अच्छे समय तक चलेगा, सेमी ड्यूरेबल, जो थोड़ा बहुत टाइम चलेगा, 6 महीने के आसपास, नॉन ड्यूरेबल, 2-4 दिन 5 दिन चलेगा, एंड सर्विसेज। तो जैसे आप टीचिंग सर्विसेज ले रहे हो, आप किसी डॉक्टर की सर्विस लेते हो, बैंकिंग सर्विस लेते हो, तो वो बेटा फाइनल गुड है, कंजम्पशन में आएगा, सर्विसेज में आ जाएगा। अब मैं एज अ कंज्यूमर मिल्क लेके आया, तो मिल्क का लाइफ स्पैन क्या है? इतनी गर्मी है, 1 आधा दिन चलेगा, नॉन ड्यूरेबल में चला जाएगा। मैं ये शर्ट लेके आया तो मैं कंसीडर करूंगा यार 1 सीजन चल जाएगी, मैक्सिमम 2 सीजन। कंसीडर करा जाता है कपड़ा 6-8 महीने चलेगा, सेमी ड्यूरेबल। मैं ये बोर्ड लेके आया, ये 3-4 साल से चल रहा है मेरे पास, ड्यूरेबल। अब देखो कंज्यूमर कुछ भी ला रहा है ना, तो वो कंजम्पशन गुड में आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर कोई मशीन खरीदी फर्म ने, मेरे ऑफिस में कोई मशीन है, कोई प्रिंटर है, कोई पंखा है, फैंस लगे हैं, ऑफिस का खर्चा जो ऑफिस में एज अ इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा है, जो बिजनेस फर्म्स यूज कर रही हैं, कंज्यूमर नहीं, फर्म्स जो उससे वैल्यू एडिशन करेंगी, लेकिन उनका लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा का है, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स में चले जाएंगे बच्चों। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, क्लोथ परचेज्ड बाय अ गारमेंट शॉप। एक गारमेंट वाले ने कपड़ा खरीदा, तो गारमेंट वाले ने कपड़ा खरीदा बेटा, तो रीसेल करने के लिए खरीदा होगा, इंटरमीडिएट हो गया। क्लोथ परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर,
मैंने कंज्यूमर ने खरीदा, फाइनल गुड हो गया, फाइनल में कौन सा, कंजम्पशन हो गया, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करेंगे। स्टॉक ऑफ क्लोथ lying unsold at the end of the year। अब देखो एक साल खत्म हो गया है, एक साल से ज्यादा फैक्ट्री के पास, दुकानदार के पास, ट्रेडर के पास, डीलर के पास कपड़ा बचा हुआ है, कपड़ा बचा हुआ है, तो अब एक साल से ज्यादा लाइफ हो गई, तो इंटरमीडिएट तो नहीं होगा, फिर वो फाइनल होगा, फाइनल में कंज्यूमर तो नहीं है वो, तो कैपिटल गुड में चला जाएगा। समझे? तो देखो वही कपड़ा है, गारमेंट शॉप ने जब खरीदा इंटरमीडिएट, हमने खरीदा फाइनल में कंजम्पशन, वही गारमेंट शॉप के पास बचा रह गया एक साल तक, कुछ बिका नहीं है, कैपिटल गुड। ठीक हो गया? तो यूज पे डिपेंड करता है। अब देखो इसी में मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर, कार परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर, कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर। अब देखो गाड़ी वही है, वही गाड़ी अगर एक कार डीलर ने खरीदी है तो वो क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा, रीसेल करेगा तो इंटरमीडिएट, वही गाड़ी अगर कंज्यूमर ने खरीदी, फाइनल, फाइनल में भी कौन सा, कंजम्पशन, कंजम्पशन में भी कौन सा, ड्यूरेबल, लंबा चलेगी गाड़ी। ठीक है? वही गाड़ी अगर एक टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी तो वो रीसेल तो नहीं करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा, अपनी सर्विसेज देगा, पैसा कमाएगा, लेकिन क्या वो एक साल के अंदर अंदर यूज होगी? नहीं सर, ज्यादा चलेगी, लंबी चलेगी, इन्वेस्टमेंट है ना? तो आ गया फाइनल कैपिटल। ऐसा कैटेगराइजेशन बच्चों इसके अंदर हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है? तो दिस इज हाउ गुड्स आर क्लासिफाइड एज कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंज्यूमर ने खरीदा, कंजम्पशन में मान लेना, उसका शेल्फ लाइफ, चलने की लाइफ 1-2 दिन की है, नॉन ड्यूरेबल। 5-6-8 महीने चलेगा, सेमी ड्यूरेबल। लंबा चलेगा, 1-2 5 साल चलेगा, ड्यूरेबल। सर्विसेज सारी की सारी सर्विस पे आ जाएंगी। ठीक है जी, परफेक्ट है। चलो सर एक बार इनका हम रीडिंग कर लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं? दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, ब्रेड बटर शर्ट पेन, कंज्यूमर कुछ भी खरीद रहा है। ठीक है? उसके बाद कितने तरीके के होंगे? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता चुका हूँ ये कौन से ड्यूरेबल है, कौन से सेमी ड्यूरेबल है, कौन से नॉन ड्यूरेबल है, सर्विसेज हैं। एग्जामिनेशन में डिफाइन करने के लिए नहीं आते, क्लासीफाई करने के लिए आते हैं कि आपको एक लिस्ट दी होगी, 5-6 दी होंगे, पहचानो कि ये कौन सा है। ठीक है? तो पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुम्हें। डन है बेटा? चलो भाई, कैपिटल गुड कौन से होंगे? जो फाइनल गुड्स हैं और आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट सारे के सारे फ्यूचर में यूज करे जाते हैं, इनके रिपेयर्स होते हैं, टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होते हैं, ये समय के साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। ठीक है? कैपिटल गुड्स भी ड्यूरेबल गुड्स यूज हो सकते हैं। चलो सेम है, ये तो कुछ खास बात नहीं है। फिर एक डिफरेंस लिखा है बच्चों कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में। कंजम्पशन गुड कौन से होंगे? जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, क्योंकि ये तो कंज्यूम कर लिए कंज्यूमर ने, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ इनकी लिमिटेड होती है, उनकी काफी लंबी लाइफ होती है, 1 साल से ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? लो सर, अब अगला टर्म आ रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने किसी भी एसेट में कोई पैसा लगाया है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है, आपने कोई मशीन खरीदी है, इन्वेंट्री बढ़ाया, आपका स्टॉक बढ़ाया, तो वो इन्वेस्टमेंट है ना? तो इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जैसे मैंने एक कैमरा लिया, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, बोर्ड लिया, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, इसी को मैं कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलूंगा। तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक का मतलब एसेट्स में, तभी तो उसको कैपिटल गुड बोलते थे। एसेट्स में जितना एडिशन हो रहा है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होंगी बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट, ये 2 शब्द बच्चों कभी भी आए ध्यान रखना। ग्रॉस वैल्यू होती है डेप्रीसिएशन लगने से पहले और नेट वैल्यू होती है डेप्रीसिएशन लगने के बाद। मेरे सामने एक कैमरा है, मैंने ये कैमरा लगभग 2 लाख रुपीस का बाय किया था और आज अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो ये 1 लाख का बिकेगा। सर इसका वैल्यू 1 लाख कम क्यों हो गया? डेप्रीसिएशन लग गया। इसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। कोई भी एसेट हो, आपके पास कोई गाड़ी है, कोई मोबाइल फोन है, मेरे पास ये घड़ी है, कुछ भी है, मेरा ये बोर्ड है, ये समय के साथ इनकी वैल्यू कम हो रही है, इसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू बिफोर डेप्रीसिएशन ग्रॉस,
इनकी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन नेट। ठीक है, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कौन सी है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। नेट कौन सा होता है, एक्चुअल एडिशन मेड टू कैपिटल इन गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप हटाऊंगा तो नेट बन जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू समय के साथ नीचे गिरेगी, क्यों गिरती है, वियर एंड टियर खराब होता है, यूज होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। जो नई टेक्नोलॉजी आती है बच्चों उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं, तो इस वजह से वैल्यू कम होती है, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, और ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन ही होता है, मैंने आपको बता ही दिया। फिर डेप्रिसिएशन के 3 नाम और है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम होता है डेप्रिसिएशन का वो होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये आपको न्यूमेरिकल में भी कई जगह आएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डन हो गया जी, परफेक्ट है, चलो सर ये भी सॉर्टेड है। देन डेप्रिसिएशन क्यों होता है, वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस किसको बोलते हैं, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और मुझे वो एक्सपेक्टेड है तो दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मुझे पता है कि समय के साथ वैल्यू कम हो रही है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एकदम ब्लास्ट हो जाए लैपटॉप में, फट जाए, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो ये है, इट अकर्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, इसको कैपिटल लॉस बोलते हैं बच्चों। सर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है, बेटा डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वो यूज हो रहा है। कैपिटल लॉस वो एसेट ही खत्म हो गया, तो ये क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से होता है, ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से होता है। डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं। प्रोविजन बनाने का मतलब है कि हम उसके लिए पहले से अरेंजमेंट्स करके चलते हैं कि इतना डेप्रिसिएशन होगा, इतना वैल्यू कम होगा। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई प्रोविजन नहीं होता कैपिटल लॉस का, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कब हो जाए क्या पता। ये प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं करता, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। जैसे मेरा बोर्ड मैं रोज यूज कर रहा हूँ, रोज इसकी वैल्यू कम हो रही है, बट मैं स्टिल प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ। ऊपर वाला ना करे, अगर ये फूक जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, तो इट विल हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस में, स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी हैव एनआईटी। अब बच्चों मेरे हिसाब से ये चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में जरूर दिए हैं। एनआईटी हो गया, ठीक है, आईटी सब्सिडीज हो गया, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस हो गया, एनएफआईए हो गया, बट ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके अगले चैप्टर में मैं कवर करूंगा एग्रीगेट्स में। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, ये एग्रीगेट से रिलेटेड है, तो मैं वहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं अगले चैप्टर में। अभी मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। हाँ, आपकी किताबों में जरूर ये टॉपिक्स भी इसी चैप्टर में दिए होंगे, लेकिन आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कहां तक कवर करो, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस तक, बस इस चैप्टर को आप यहीं तक समझो। जो आगे एनआईटी, एनएफआईए के बारे में चीजें दी हैं वो हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एग्रीगेट्स। वहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते में मिलेंगे। कल सैटरडे है, आपको शेड्यूल पता है, कल आपको सिर्फ रिवीजन करना है। मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं, मैंने कितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, 2 चैप्टर कवर कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अब बैठ के इसको कवर कर लो। अगले वीक में हम चैप्टर नंबर 3, 4 कवर करेंगे, तो हमारा यूनिट पूरा ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। मंडे ट्यूसडे बिजनेस स्टडीज, वेडनेसडे को रिवीजन, थर्सडे फ्राइडे इकोनॉमिक्स, सैटरडे को रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज अ मस्ट। तो जो भी नोट्स कॉपी बनाई है रिवीजन करते जाना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाना, एंड दैट इज इट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।